Hello everyone, welcome back to the channel. This is third lecture of electric charges and field. सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया था मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल टू ये नहीं पढ़ा था, जिसमें से कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस किए थे, चार्ज पॉसिबल है या नहीं। और उसके बाद हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हमने बेसिकली यही देखा था कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। आज हम कवर करेंगे कूलम्ब्स लॉ के कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो लेट्स गो ऑन। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहाँ पे हमने देखा था हमारा जो K था K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन था। यहाँ तक हमने सेकेंड लेक्चर में कवर किया था। आज हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है ये होता है हमारा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसकी यूनिट सर, यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सर यहाँ पे के क्या है? के हमने देखा था के इज़ कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट लिखे दे रहे हैं हम, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कूलम्स कांस्टेंट है। के इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू में है सर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सर ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इट इज़ अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जिसमें से सर जैसे कि हमने देखा कि के की कुछ वैल्यू थी, तो सर इसकी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, इसकी भी एक वैल्यू है, इट इज़ 8.54 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। This is value of epsilon, and this is value of k, इतना नोट करें, इम्पॉर्टेंट है। इसका तो यूज़ हर जगह होगा, जब भी आप कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे इसका यूज आएगा, इसका यूज ज़रूर आएगा। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ें। ठीक है, इरेज करें। इसके बाद सर जो हमने ये वैल्यू देखी और इनकी यूनिट देखी, सर ये कैसे आई सर? चलिए ये भी देखते हैं। लेट सपोज आपसे किसी ने पूछ लिया कि डायमेंशन ऑफ के बताओ, तो आप कैसे बताएंगे, कैसे निकाल पाएंगे? चलिए वो देखते हैं। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है। यहाँ से सर हम क्या करेंगे, पहले तो इन्हें अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे? ये हो जाएगा के इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। ठीक है सर, यहाँ से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं और डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ यहाँ से निकल सकती है। सर पहले यूनिट निकालते हैं, जो कि हमारी यूनिट यहाँ पे ये दी हुई है। यहाँ से हम डिराइव करेंगे यूनिट कैसे आती है, देखेंगे। लेट सपोज आपको यूनिट नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो सर हम फोर्स जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन एन। ठीक है, ये तो सबको बेसिकली पता होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन। आर जो कि हमारा डिस्टेंस है, रेडियस है, इसको सर कैसे लिखेंगे, एम से, मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज इज कूलम स्क्वायर। बेसिकली आ गया, सिंपल है। इसको लिख सकते हैं हम न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्या सेम है ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आ गया ना, सिंपल मेथड है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए जो चीज़ अंडरलाइन कर देना उसको नोट पॉइंट में डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट भी पूछ सकता है, डायमेंशन भी पूछ सकता है। अब सर हम इसका अगर डायमेंशन निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे? वो भी सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा था के इक्वल टू लिखा है हमने
एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है सर। हमने पढ़ा था क्लास 11th में कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। फोर्स का डायमेंशन होता है F का डायमेंशन होता है M L T minus 2। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको याद कर लीजिएगा अगर याद ना हो, डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये फोर्स का डायमेंशन है, इसको यहाँ पे सिंपली पुट कर देते हैं। K इक्वल टू में आ जाएगा M L T माइनस 2 R जो कि हमारा लेंथ है। देखो यहाँ पे हमने मीटर M से रिप्रेजेंट किया था, पर जब हम डायमेंशन में आएंगे तो इसको L से लिखेंगे, L स्क्वायर। पर सर यहाँ पे M लगा, ये क्या है? यहाँ पे ये M जो है ये मीटर नहीं है, यहाँ पे जो ये M है ये मास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये मास है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2 क्या है? सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था Q1 Q2 इज क्या होता है, Q इक्वल टू IT हमने पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में, Q इक्वल टू IT। देन Q इक्वल टू IT क्या है? Q इज चार्ज, I इज करंट एंड T इज टाइम, ठीक है। जिसमें से हमने पढ़ा था करंट क्या, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम एटसेट्रा सब देखा था। जिसमें से हमने ये भी बताया था कि जो करंट Q चार्ज कूलम की डायमेंशन क्या होगा। कूलम्स को हम कैसे लिखते हैं, AT से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली AT लिख देंगे, AT। इसका सर स्क्वायर लगा देंगे सिंपली, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? फुल कंसंट्रेशन से देखिए, समझ में आएगा ज़रूर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा M L T माइनस 2 L स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा L स्क्वायर, ये आ गया AT, A का स्क्वायर एंड T का स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद सर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा M L यहाँ पे कितना है, L1 है और यहाँ पे L2 है, L3 हो गया। बचा हमारा T यहाँ पे दोनों माइनस के आ जाएंगे ना, ऊपर जब गए माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे T माइनस का है, यहाँ पे T माइनस का है, तो T टू द पावर माइनस 4। अब क्या बचा सर, A बचा सर, A को भी लिख देते हैं 2। समझ में आया? ये डायमेंशन निकल आया हमारे K का, डायमेंशन ऑफ K। बहुत ही ट्रिकी है, इसको दिमाग समझिएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे K इक्वल टू, अब याद करने की एक ट्रिक भी यहाँ पे लगा सकते हैं हम। क्या ट्रिक लगेगी यहाँ पे? एक ट्रिक ये है, इसको हम लिख सकते हैं M लिखेंगे, A लिख दीजिए, L लिख दीजिए एंड T लिख दीजिए। सर इससे क्या होने वाला है, इससे ट्रिक लगने वाली है। क्या ट्रिक है सर? A को देखिए यहाँ पे -2 है, -2 लगा दिया। L का क्या है यहाँ पे, प्लस का 3 है, प्लस का 3 लगा दिया। T यहाँ पे -4 है, -4 लगा दिया। सर कुछ समझ में आया? ये अल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ में आया? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं MALT M1 T -2 L -3 L +3 एंड T -4, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये तो सर निकाल दिया हमने डायमेंशन ऑफ K। सर अगर किसी ने कह दिया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन निकालिए, तब क्या करेंगे? लेट सपोज बोर्ड में ही आ गया कि डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन बताइए, डायमेंशन ऑफ K बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? सिंपली ये मेथड लगा दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं हम डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन पे। इसको आप नोट में डालिए, इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ हम कह रहे हैं ना, उसको नोट्स बनाते जाइए, नोट में डालते जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एप्सिलॉन का डायमेंशन, ठीक है। एप्सिलॉन का डायमेंशन देखते हैं। ये हम लिखे रहने दे रहे हैं, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। अभी एप्सिलॉन का डायमेंशन सर कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली हमने ये देखा, यहाँ पे हम लिख देंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हमने के की वैल्यू पढ़ी है, के की वैल्यू जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, ये याद करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं सर, इसमें हम इसको ऐसे लिख देंगे एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिंपल, कुछ नहीं किया, सिंपल मेथड है। ठीक है, इसके बाद सर कुछ नहीं करना, हमें सबकी यूनिट्स रख देनी है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 1/न्यूटन कूलम स्क्वायर अपॉन आर जो कि हमारा मीटर है, मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम रीचेक भी कर सकते हैं कि हमारी यूनिट ये जो हमने यहाँ पे लिखी है, एप्सिलॉन की हमने यूनिट लिखी थी, वो सही है कि नहीं सही है। हम यहाँ से रीचेक कर सकते हैं। कैसे सर, एप्सिलॉन इक्वल टू आ जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड m⁻²। सर ऐसे भी घुमा के वो दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो लिखे एप्सिलॉन इक्वल टू कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है, पावर में दे दिया तो हम ये भी याद कर सकते हैं सर। बिल्कुल, ये याद होनी चाहिए, दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। समझ में आ गया तो याद तो ज़रूर हो जाएगा, उसमें क्या है, ट्रिक है, समझना है बस। ठीक है, अब इसका डायमेंशन देखते हैं। चलिए इसका डायमेंशन देखते हैं। इधर हम डायमेंशन निकाल दें इसका। चलिए इधर डायमेंशन निकालते हैं, इधर डायमेंशन निकाल देते हैं इसका। सर डायमेंशन में क्या होगा, डायमेंशन में क्या होगा, सिंपली कुछ नहीं, हम इस क्वांटिटी को उठाते हैं यहाँ से, क्योंकि इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा। इस क्वांटिटी को उठाएंगे, इस क्वांटिटी को उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन इक्वल टू न्यूटन, यहाँ पे फोर्स है F, तो 1 बाय कर देंगे mL/T-2। ठीक, कूलम है ऊपर, तो कूलम 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा सर हमारा, ये वैल्यू निकल के आई 1/mL/T-2 A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे सर, हम सिंपली जो नीचे वाली वैल्यू है सबको ऊपर ले जाएंगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m⁻⁻1 L⁻⁻1 T प्लस का हो जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस का था नीचे। ठीक है सर, और सर क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू नीचे थे उसको ऊपर ले गए, यहाँ पे 80 तो सेम 80 रहेगा, 80 स्क्वायर माइनस T प्लस T स्क्वायर, देन -2 L⁻⁻2। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किया, इनको ऊपर ले गए तो साइन चेंज हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे बस। बेसिकली यहाँ पे होगा m-1, L यहाँ पे -1 है, L यहाँ पे -2 है, यहाँ पे हो जाएगा L-3, T यहाँ पे प्लस का 2 है और T यहाँ पे प्लस का 2 है, T आ जाएगा हमारा T⁴। A हमारा प्लस का 2 है, वो A2 है, A⁴ तो ये आ गया। ये हमारी आ गई डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, ये एप्सिलॉन का डायमेंशन है। सर ये एप्सिलॉन का डायमेंशन तो निकल आया, ठीक है, समझ गए। ठीक है, ये नोट कर ले, नोट कर लिया, इरेज कर दे। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स ट्रिक थी जिससे हम रीचेक भी कर सकते हैं कि सर ये एप्सिलॉन की जो क्वांटिटी ये हमें दी हुई है, ये यूनिट जो है सही है या गलत है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसमें हमने बता दिया आपको रिलेटिव परमिटिविटी,
परमिटिविटी दोनों बता दी सर। रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है, ये याद रखना। रिलेटिव परमिटिविटी होता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटीज के इज इक्वल टू होता है सर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सर है रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम एंड रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है, ये समझ में आ गया। जो हमने डायमेंशन निकाला था वो इसी का था, जो हमने डायमेंशन निकाला था पीछे, जो हमने डायमेंशन निकाला था वो इसी का डायमेंशन था, ठीक है सर। ये रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ गया, परमिटिविटी भी समझ में आ गया, ठीक, इतना नोट करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लिया, इरेज कर दे, ठीक। अब थोड़ा हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम। सर इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या है सर? बेसिकली आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा चैप्टर लाइट के चैप्टर पढ़ा है ना सर ने। उसमें हम देखते हैं कोई भी लाइट का इंटर जब होती है लाइट किसी मीडियम में, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है और जो उसका स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। ऐसा ही कुछ चार्ज में होता है, बस वो लाइट है और ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, तो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, कुछ उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो आज देखते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम। अगर सर इसका यूज़ क्या है, हम इफेक्ट ऑफ मीडियम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये समझें। लेट सपोज कोई क्वेश्चन आ गया और उसने कह दिया कि ये जो चार्ज है ये एयर में प्लेस्ड है, ये वैक्यूम में प्लेस्ड है, इतना डिस्टेंस है, फाइंड करो इसका फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, वही बेसिकली देखेंगे। अगर हमें उस क्वेश्चन में दे दिया फोर्स इन वैक्यूम, देन फोर्स इन वैक्यूम, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, फॉर्मूला सेम रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। लेट सपोज अगर उसने कह दिया फोर्स फाइंड करो इन मीडियम कह दिया, तब आप क्या करेंगे, तब यहाँ पे क्या होगा सर, तब यहाँ पे क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन R आ जाएगा। सर ये एप्सिलॉन R क्या है, मैंने आपको बताया था ना, रिलेटिव परमिटिविटी जो डिवाइड था, ये वही चीज़ है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, इट इज़ अ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है सर। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, हाँ आपने पढ़ा भी होगा शायद, तो इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। सर हमने तो देखा था इसमें के भी होता है, के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। के एंड एप्सिलॉन आर बोथ सेम क्वांटिटी, दोनों, या तो हम के एप्सिलॉन आर लिख दें या तो के लिख दें। तो दूसरा फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम का क्या फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के आ जाएगा हमारा, यहाँ पे के आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सर ये के कूलम्स कांस्टेंट नहीं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इतना याद में रखिएगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये हमने कुछ पढ़ा इफेक्ट ऑफ मीडियम। अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर में कितना होता है, वैक्यूम में कितना होता है, और मीडियम और मेटल में कितना होगा। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यही बताता है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब चार्ज की लाइनें जो चलती हैं, मतलब
जैसे आपने देखा है कि जब लाइट फ्लो होती है तो एक लाइन में फ्लो होती है ना, वैसे चार्ज भी फ्लो जब होगा तो फ्लो ऑफ चार्ज को कितना रोक रहा है और कितने जाने दे रहा है, यही है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं, ये इसी में है, इफेक्ट ऑफ मीडियम में ही है, अलग से कोई टॉपिक नहीं है। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे पहले आएगा वैक्यूम में, वैक्यूम, उसके बाद आएगा मीडियम, मीडियम, उसके बाद वाटर में लिख सकते हैं आप, वाटर का भी लिख सकते हैं, और उसके बाद मेटल, मेटल। आज हम 3 क्वांटिटी का ही देखेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। एयर का भी, हाँ एयर भी यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, एयर का भी लिख देते हैं। तो वैक्यूम में तो 1 होता है, सबको पता है, पर एयर में लिखते हैं, वैक्यूम में नहीं, एयर में, एयर, इन एयर। मेटल की बात करें तो मेटल हाईली कंडक्टर होते हैं, मतलब जितना आप चार्ज देंगे फ्लो कर जाएगा, पूरा फ्लो कर देगा। तो मेटल में क्या हो जाएगा सर, इन्फिनाइट। वाटर में अप्रॉक्स 80 होता है। मीडियम जो हमने पढ़ा था के लिख सकते हैं या एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। एयर, एयर में होता है 1.0059, अप्रॉक्स इसको 1 आप ले सकते हैं, 1। ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन मीडियम। कुछ ये होता है सर, मेटल में इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि कोई भी चार्ज है मेटल ही उसको कंडक्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए इन्फिनिटी होता है, जितना चार्ज आएगा उतना फ्लो कर जाएगा। ये वाटर का हो गया, ये मीडियम का हो गया, ये एयर का हो गया। इसके टेबल बना सकते हैं आप, ये टेबल बना लीजिएगा याददाश्त के लिए, ठीक है। अब आगे सर देखेंगे हम, अब आगे सर देखेंगे क्या, आगे हम देखने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सर ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, नई नई चीज़ें सर सुनने को मिल रही है इस लेक्चर में, हाँ अब नई नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, ठीक है। तो हेडिंग डाल लें, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। सर ये है क्या, ये है, इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट चार्ज on body, it is a device to detect charge on a body। ये सर डिटेक्ट करता है किसी बॉडी में चार्ज कितना चार्ज है या नहीं है, ये बताता है। सर इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं, देखते हैं की पॉइंट्स क्या हैं। की पॉइंट्स में लिखेंगे हम डिटेक्शन, सॉरी फिर से लिख लेते हैं, डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, डिटेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ
आइडेंटिफिकेशन चार्ज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी, आइडेंटिफिकेशन चार्ज ऑफ बॉडी मीन्स बॉडी की चार्ज क्या है, बॉडी में कौन सा चार्ज है ये आइडेंटिफाई करता है, बॉडी में क्या चार्ज है, प्लस है, माइनस है या न्यूट्रल है, ये बताता है। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड हो गया, फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में सर बताता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी which is conductor are insulator बताता है कि चार्ज बॉडी में है तो बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, कंडक्ट कर रही है या नहीं कंडक्ट कर रही, ये भी बताता है। चार्ज अगर बॉडी में है तो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। चार्ज आइडेंटिफाई करता है कि चार्ज पॉजिटिव है प्लस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, प्लस माइनस बताता है। डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, डिटेक्ट करके बता देगा कि चार्ज है या न्यूट्रल है। ये इतना काम हो गया। सर अब ये होता कैसा है, दिखने में कैसा होता है, तो इसका जो डायग्राम है आपको बॉडी वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो देख लीजिए, ये इसका डायग्राम है, देख लिया, ठीक है। तो इसमें सर कुछ एक्सपेरिमेंटली ड्राइव्ड है सर, वो भी देख के बताते हैं क्या होगा सर। एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसका नाम ही है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कुछ लीफ की तरह होता है, इसे पत्ती की तरह रहता है इसे। सर ये गोल्ड लीफ का ही क्यों बना हुआ है, गोल्ड लीफ का ही क्यों बना हुआ है? इसको सर कॉपर का बना सकते थे, एल्युमिनियम का बना सकते थे, पर ये गोल्ड का ही क्यों बनाया गया? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि गोल्ड जो होता है हाईली डक्टाइल होता है और कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होता है। उसको पीट के हम थिन शीट बना सकते हैं, बहुत ही वेट कम रहता, कम वेट में उसको बना सकते हैं। इसीलिए हमने गोल्ड को चूज़ किया, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी हाईली कंडक्टर होता है, सबसे ज़्यादा कंडक्टर होता है, हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव होता है, कंडक्टर गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ एक बॉडी लाया, मैं यहाँ पे एक बॉडी लाया, मुझे नहीं पता कि सर इसमें क्या चार्ज है, बट जब मैं इसमें बॉडी ला के टच कराया तो हमने देखा इसमें क्या हुआ, जो गोल्ड लीफ थी ये डाइवर्जन हो गई, इसमें डाइवर्जन हो गया, डाइवर्ज फैल गई। इसका मतलब सर इसमें क्या है, कुछ तो चार्ज है, ये बॉडी चार्ज है। लेट सपोज सेकंड इसमें मैंने सर इसमें टच कराया तो सर इसमें कुछ नहीं हुआ, अनचेंज, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे लीफ थी वैसे रही। इसका मतलब बॉडी क्या है, अनचार्ज है, अनचार्ज बॉडी है, या इसको आप न्यूट्रल भी कह सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी है। ये हमारी क्या है, चार्ज बॉडी हो गई, चार्ज बॉडी, ठीक है सर। चार्ज बॉडी के बारे में समझ गए, अनचार्ज बॉडी के बारे में समझ गए। अगर सर हम इसमें पॉजिटिव चार्ज टच कराएं, यहाँ पे हमें पता है कि इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, पूरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। लेट सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पे नेगेटिव है, लीफ नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि आपका दिमाग चलता ही रहता है, पूरा बाती दिमाग है सर, इसके आगे भी सोच सकते हैं, क्यों नहीं। तो हमने टच कराया तो इसमें जो चार्ज है, हम जो बॉडी लाए हैं, इसमें अबंडेंट क्वांटिटी में चार्ज है, मतलब पर्याप्त मात्रा में चार्ज है, इसको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है सर। हमने पढ़ा था बेसिक प्रॉपर्टी फर्स्ट लेक्चर में कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये चार्ज इधर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जाने लगेंगे, ठीक है सर। ये जाने लगे, इसमें समझ गया।
इसके बाद क्या होगा, आफ्टर टचिंग ये चार्ज होंगे इसमें जाके मर्ज हो जाएंगे और न्यूट्रल कर देंगे, इस चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। पर चार्ज इसमें पर्याप्त मात्रा में है, कुछ चार्ज सर बच गया। तो इसमें इस प्रोसेस में क्या होगा, जब चार्ज इधर चले गए, यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं बचा, ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे इसमें चार्ज न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जन, कुछ टाइम के लिए कन्वर्जन हो जाएगा, कुछ सेकेंड कुछ मिनट के लिए कन्वर्जन हो जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दे विल गेट इनिशियल पोजीशन, फिर से वो अपने पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि सर इसमें चार्ज जो था पर्याप्त मात्रा में था, पहले बताया था हमने। सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग दिस चार्ज देन पॉजिटिव चार्ज विल कमिट, इसमें चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो फिर ये डाइवर्ज हो जाएगा, फिर ये डाइवर्ज हो जाएगा, फिर ये डाइवर्ज हो जाएगा। ऐसे ही कंडीशन हम नेगेटिव चार्ज में भी दे सकते हैं। लेट सपोज मैंने ये नेगेटिव चार्ज बॉडी लाया यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम कंडीशन ऐसा ही होगा, सेम कंडीशन ऐसा ही होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला, कुछ अलग नहीं होने वाला। देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले आए, नेगेटिव चार्ज बॉडी है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। सर इसमें क्या होगा, इसमें भी वही प्रोसेस होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये अट्रैक्ट करेंगे, इधर चला जाएगा, ये इसको न्यूट्रल कर दिया इस चार्ज को, देन ये फिर वही पोजीशन पे आ जाएंगे, वही पोजीशन पे आ जाएंगे, ये दोनों फिर कन्वर्ज हो जाएंगे, कन्वर्ज होने के बाद फिर डाइवर्ज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज अबंडेंट क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा में है। सॉरी नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। ठीक है, समझ गए। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था हमारा गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप में जो कि हमने देखा। अगर दोनों चार्ज सेम हैं, दोनों चार्ज सेम हैं, तो सर क्या होगा, ये इसको न्यूट्रल कर देगा, गुड लीव, या तो डाइवर्ज हो जाएगी या तो कन्वर्ज हो जाएगी, दो में को। ये डिपेंड करता है चार्ज ऑन बॉडी पे, बॉडी पे चार्ज कैसा है। अगर पर्याप्त मात्रा में है तो डाइवर्ज कर देगा, अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं तो कन्वर्ज कर देगा। इसमें कोई सोचने वाली विषय नहीं है, कुछ ट्रिक नहीं है, बस इतना ही था इसमें गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप में। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, आज हमने कवर किया है कूलम्ब्स लॉ में देखा, उसकी यूनिट्स, डायमेंशन, कैसे यूनिट को रीचेक कर सकते हैं, डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब थोड़ा कूलम्ब्स लॉ में हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल देखेंगे बस, उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। हमें न्यूमेरिकल दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कूलम्ब्स लॉ में, जो कूलम्ब्स लॉ लिख के दे रहे हैं यहाँ पे। कूलम्ब्स लॉ क्या है, F = K Q1 Q2 बाय R², ठीक है, इतना है। इसमें बोला हमें 2 चार्जेस 1 microcoulomb and second is +1 microcoulomb are placed apart of air. Find force. सर हमें फोर्स फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल यही फॉर्मूला का यूज करना है, कुछ नहीं करना है, कूलम्ब्स लॉ का यूज करना है। सबसे पहले गिवन क्वांटिटी देख लेते हैं क्या है। Q1 क्या है, प्लस का 1 माइक्रोकूलम, Q2 सेम प्लस का 1 माइक्रोकूलम, R रेडियस, डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, प्लेस्ड एट, यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस्ड 1 मीटर, ठीक है, प्लेस्ड
1 मीटर अ पार्ट ऑफ एयर, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 1 मीटर। देन फाइंड द फोर्स, फोर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है सर, इसमें कुछ नहीं करना, F = लगा देंगे। के की वैल्यू हमने बताया था अभी, क्या थी, के की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹ फिर से मेरे साथ रिपीट करें, 9 × 10⁹, ये जरूर याद करके रखिएगा, 9 × 10⁹, मल्टीप्लाई में है Q1 Q2, इसको लिखेंगे 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r², r इज 1, देन वी विल स्क्वायर ऑन r। ये क्या हो जाएगा सर हमारा, सर आपने यहाँ पे 10⁻⁻6 कैसे लगा दिया, ये क्या है सर, ये हमारा माइक्रो कूलम, जो माइक्रो होता है वो 10⁻⁻6 होता है। अगर आपको ये क्वांटिटी नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इनका यूज होता है, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, मेगा, हेक्टो, डेका, ये सब एक लाइन से दिए हुए हैं, जिसके 10⁻6, 2, 3, 1 सब कुछ दिया हुआ है। तो आप सर्च करिएगा तो आपको ज़रूर आ जाएंगी ये क्वांटिटी, और याद करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा, ये क्वांटिटी यूज में आती हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये कटेगा तो आएगा यहाँ पे 9 × 10⁻⁻3, ठीक है, इतनी क्वांटिटी हमारे पास आ गई आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस। देन व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 0.009 Newton. This is force, this is force placed at 1 meter distance. This is force between two charges which is Q1 and Q2. ये हमारा फोर्स निकल के आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यही आएगा, यहाँ पे 6 और 6 12 हो गया, 12 यहाँ पे कटेगा, -3 बचेगा, ये इसको डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारी क्वांटिटी इतनी आएगी। न्यूटन, फोर्स न्यूटन को डिनोट करता है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि आप करेंगे, हमने बता दिया आपको बेसिक्स, इस बस कुछ नहीं करना, बस यही करना है, यही फॉर्मूला का यूज करना है और आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है 2 charges which is 3 microcoulomb plus 3 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर, या मीटर में आप इसको कन्वर्ट करिएगा फिर करिएगा, ये आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अ पार्ट ऑफ एयर, फाइंड फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, सेकंड क्वेश्चन रहेगा 2 charges which is -3 coulomb and +5 coulomb माइक्रोकूलम, दोनों माइक्रोकूलम में हैं, आर प्लेस्ड 2 मीटर। फाइंड चार्ज ऑन चार्ज, फाइंड फोर्स, चार्ज कहाँ से आ गया, फाइंड फोर्स, इसको आप सेंटीमीटर में कह दे रहे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में कह दे रहे हैं, सेंटीमीटर। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करिएगा, जिसके आंसर पहले आएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे, बताएंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, बट कमेंट करना मत भूलिएगा, इसका आंसर कमेंट जरूर कर दे। ऑल द वेरी बेस्ट।